नमस्कार जी मेरे प्यारी बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारी बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये जो मॉडल पेपर है आपका बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन के मॉडल पेपर को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें। साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट के पूरी 5 सेटों के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अभी आपके पूरे सब एक सेट जारी किया गया है और सभी सब्जेक्ट के एक सेट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उससे वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके सारी प्रश्नों को। लेकिन यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है बच्चों, उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि 40 नंबर का। और टोटल आपका एक क्वेश्चन पर एक नंबर निर्धारित किए गए हैं। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप लोग सही उत्तर में से एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों। चलिए अब सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। यानी कि किसी राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि एक निश्चित देश में रहने वाली जनता जुड़ी रहती है, इसका क्या क्या कारण है। तो देखिए बच्चों, क्योंकि उसकी जो संस्कृति होती है वो समान संस्कृति होती है, उसका जो इतिहास होता है बच्चों वो समान इतिहास होता है, उसकी जो भाषा होती है वो समान भाषा होती है, उसकी लोक परंपरा समान होती है। इसी सब कारण की वजह से वह जुड़ी रहती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी, ये सभी कारण है जिसकी वजह से एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जुड़ी रहती है। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे मैं आपको राष्ट्रवाद का मतलब बता देता हूँ। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम, उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बच्चों, जनवरी 1871 में। कब, जनवरी 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे, बिस्मार्क। तो ये कहाँ के चांसलर थे, तो यह पर्सा के चांसलर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सारा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा बच्चों, वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें। आपका साइंस का, मैथ का और हिंदी इंग्लिश का आपका मॉडल सेट का सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसे भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जबकि खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने। जबकि और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व भी, मतलब उसकी शुरुआत किसने किया था, महात्मा गांधी ने ही किया था बच्चों। ठीक है, तो बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। यानी कि जो साइमन कमीशन कब आया था भारत, 1928 में। कब, 1928 में यह भारत आया था बच्चों। तो इसके क्या कारण थे, भारत क्यों आया था। तो इसका जो कारण था बच्चों कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, यानी कि भारत में जो अंग्रेजों का संवैधानिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से चल रहा है, इसमें क्या कमियां हैं, उसका अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था बच्चों। इसमें कितने मेंबर थे, इसमें 7 मेंबर थे और सातों के साथ क्या थे, अंग्रेज थे। सातों के सातों आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इस वजह से इसका विरोध किया जा रहा था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था बच्चों, रेशम मार्ग। किससे, रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। और इसी मार्ग से भारत के मसाले कहाँ पे जाती थी, आपका यूरोप में जाता था।
क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो असेंबली लाइन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था बच्चों? हेनरी फोर्ड। जो आप लोग अभी फोर्ड कार कंपनी सुनिए ना, बहुत ही महंगा कार बनाता है, तो ये इसकी स्थापना किसने किया था? हेनरी फोर्ड ने किया था। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मॉडल पेपर में है ये आपका और आपकी बोर्ड एग्जाम में भी आने की संभावना है। देखिए कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र किसका महिमा मंडन है? यानी कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक जो चित्र है आपका, ये क्या चीज़ दर्शाना चाहता है? ये किसका प्रतीक है बच्चों? तो देखिए बच्चों समझिएगा, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बगल में इधर देख रहे होंगे बच्चों, ये जो चित्र है आपका डॉन ऑफ द सेंचुरी, ये चित्र को आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए एक औरत खड़ी है। देखिए आपका साइड में आपका क्या औजार है, देखिए मशीन है बच्चों, आपका जेसीबी टाइप का कुछ है। तो ये जो मशीन उसे दिखाया गया है, तो ये क्या चीज़ का प्रतीक है? ये आपका औद्योगिकरण का प्रतीक है बच्चों, डॉन ऑफ द सेंचुरी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? तो ये एक नई सदी का उदय होता है। इसका मतलब क्या होता है? एक नई सदी का उदय। ठीक है, तो ये आपका औद्योगिकरण का महिमा मंडन है, औद्योगिकरण का प्रतीक था बच्चों। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चित्र आप लोग यहाँ पे बगल में देख लेंगे। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? यानी कि स्पिनिंग जेनी मशीन आने के बाद किस प्रक्रिया में तेजी हुई, किस प्रक्रिया में वृद्धि हुई? तो देखिए बच्चों स्पिनिंग जेनी मशीन जो आपका है ये आपका था एक धागा काटने का मशीन था। तो ये मशीन का आविष्कार होने के बाद कताई की प्रक्रिया में वृद्धि हुई। देखिए ये जो मशीन है इसका आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। किसने? जेम्स हारग्रीव्स ने इस मशीन का आविष्कार किया था। कब किया था? तो 1764 ईस्वी में इस मशीन की आविष्कार किया था। इस मशीन की आविष्कार होने के बाद धागा कताई की प्रक्रिया में वृद्धि हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया? तो भारत में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस आया था बच्चों वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था 1455 ईस्वी में। कब? 1455 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। और गुटेनबर्ग कहाँ का था बच्चों? तो ये आपका पुर्तगाल का ही था। ठीक है, तो आप लोग इसे ये भी याद रखिएगा कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। और ये भारत में कब लाया गया था? तो 1550 ईस्वी में। कब? लगभग 95 साल बाद जब पुर्तगाली भारत में आकर के बस गए थे। सबसे पहले भारत कौन आया था? पुर्तगाली ही आए थे ना, वास्को डी गामा। तो जब पुर्तगाली भारत में आकर के बस गए बच्चों, उसके बाद इस मशीन को मतलब प्रिंटिंग प्रेस को उन्होंने सबसे पहले भारत में लाया था। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि गेली क्या है? तो ये गेली क्या है बच्चों? धातुवी फ्रेम है। यानी कि टाइपिंग करने के लिए मान के चलिए आप लोग देखिए अपने हाथ में कभी गुथाएं क्या? मतलब एक तरह से कर सकते हैं अपने हाथ में आप लोगों ने देखिए मेला में 1 रुपया में देता था, मेहंदी जैसा लगा देता था। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक तरह से समझिए मोहर टाइप की धातुवी एक फ्रेम थी जिसमें ABCD ये लिखे जाते थे। उसी को क्या कहा जाता था? गेली कहा जाता था। वही आपका गेली था। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता। तो उसे सत्ता का क्या कहा जाता? उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता। क्या कहा जाता बच्चों? उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संघ में इस समय कितने राज्य हैं और कितने संघीय क्षेत्र यानी कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो अभी कितने राज्य हैं बच्चों? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपका जो है बच्चों नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका कि संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया? तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 17 के द्वारा। अगर आप छुआछूत किसी से भेदभाव करते हैं बच्चों कि ये संथाल जाति का है, ये आपका ST SC का है, उसके सटना नहीं, तो यहाँ पर केस हो सकता है, आप जेल जा सकते हैं। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 17 के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि बामसेफ
निम्न में से किसका संगठन है? जो बामसेफ आपका एक क्या है बच्चों? संगठन है, दबाव समूह है। तो ये किसका संगठन है बच्चों? ये आपका सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। ठीक है, देखिए ये बामसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग याद रखिएगा, इसे भी देखिए। बामसेफ का फुल फॉर्म होता है बच्चों आपका बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। आप लोग याद रखिएगा, बी से बैकवर्ड हो गया आपका, ए से आपका हो गया एंड, एम से हो गया आपका माइनॉरिटी, सी से हो गया आपका कम्युनिटी, और एम से हो गया एम्प्लॉयज, और एफ से हो गया आपका फेडरेशन। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि बामसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। और ये किसका संगठन है बच्चों? ये सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, जो क्या करता है, देखिए सरकारी कर्मचारी में आपका जो नीचे जात के मतलब ST SC के लोग होते हैं, उससे जो भेदभाव होता है जिसका विरोध करने के लिए, उसका जो विरोध करने के लिए, उसके मुद्दा को उठाने के लिए यह संगठन बनाया गया है। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? जो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है कि ये क्षेत्रीय पार्टी है, ये आपका राष्ट्रीय पार्टी है, तो ये मान्यता कौन देता है? ये देता है आपका चुनाव आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, तो लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती है? उत्तरदायी सरकारें होती है, एक जिम्मेवार सरकार होता है और एक वैध सरकार होता है। क्योंकि हम ही लोग तो इसको सुनते हैं ना, तो इसका जो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी होगा, यानी कि ऊपर वाले जो तीनों आप लोग देख रहे हैं ये सभी होती है लोकतांत्रिक सरकारें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए बच्चों वो होना चाहिए आपका शिक्षा का अधिकार। देखिए लोग शिक्षित होंगे तभी तो लोग सशक्त बनेंगे और राजनीतिक सुधार जो आपका है बच्चों वो सही से लागू हो पाएगा। जो आप लोग अभी घूसखोरी देखते हैं, एक तरह से कह सकते हैं आपका जो 500 रुपया में चुनाव वोट दे देता है, बदल जाता है आदमी, तो ये कहाँ से होता है? लोग अनपढ़ लोग ही ऐसा करते हैं। शिक्षित लोगों को आप कभी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, 500 रुपया दे करके वोट नहीं दिलवा पाइएगा शिक्षित लोगों को। ठीक है, तो जब तक शिक्षा का अधिकार नहीं आएगा, ये जो अधिनियम है बच्चों शिक्षा का अधिकार, यही अधिनियम लोगों को सशक्त बनाने और राजनीतिक सुधार लागू करने में सर्वश्रेष्ठ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है, यानी कि महिलाओं के लिए सीटें इनमें से किसमें आरक्षित की गई है? तो देखिए बच्चों लोकसभा में आपका एक बार पहल हुई थी 2008 में, लेकिन आरक्षित नहीं किया गया था। तो लोकसभा और विधानसभा में आपका आरक्षित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा पंचायती राज। पंचायती राज में देखिए मुखिया जो बनता है लेडीज बनता है, कारण क्या जेंट्स नहीं बन सकता था क्या? नहीं, वो सीट क्या है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। तो पंचायती राज संस्था में क्या है महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। 33% सीटें आरक्षित है, तो कहीं आपका 50% सीटें आरक्षित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर पंचायती राज होगा, यहाँ पे महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेघा पाटेकर ने किया था। और ये जो आंदोलन की शुरुआत है बच्चों कब हुआ था? ये आंदोलन की शुरुआत आपका 1989 में हुआ था। क्या 1989 में हुआ था? एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए तो ये मेघा पाटेकर इसका सही आंसर होगा। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा 1989 होगा कि 1889 होगा, थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामायित्य के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं सामायिकता के आधार पर? 2 प्रकार की, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो मुख्य रूप से बोल रहा है, देखिए तो ये काली मृदा कहाँ पे नहीं पाया जाता है? राजस्थान। राजस्थान की मतलब देखिए राजस्थान इतना बड़ा है ना, तो उसका 5 से 10% हिस्सा में पाया जाता है काली मृदा। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पे पूछा है, मतलब ज़्यादा क्षेत्र में आपका पाया जाना चाहिए, तो महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में आपका काली मृदा पाया जाता है, राजस्थान में मुख्य रूप से नहीं पाई जाती। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कौन कारक है? तो देखिए वन्य जीव आवास का विनाश होना, इससे भी क्या हो रहा है? जैव विविधता कमी हो रही है, वन्य जीव यानी कि आवास का विनाश हो रहा है, यानी कि जंगल की कटाई हो रही है। इस वजह से देखिए कभी कभी आप लोग देखिएगा हाथी, हमारे जो इलाके होते हैं उसमें हाथी आ जाता है। तो कारण क्या है इसका जो कारण है कि वन की कटाई। ठीक है, उसके बाद है वन्य जीव को मारना या शिकार करना, इससे भी क्या हो रहा है? जैव विविधता में कमी हो रही है। उसके बाद अगला है आपका पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल। तो पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रही है बच्चों
बच्चों दावा न दावा जो मतलब जो आपका कीटनाशक निकल रहा है उससे भी क्या हो रही है, जैव विविधता में कमी आ रही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है। तो बहुउद्देशीय परियोजना का क्या क्या लाभ है बच्चों, देखिए तो इसका जो लाभ है बच्चों आपका बाढ़ पर नियंत्रण पा लेते हैं हम लोग, डैम बना करके सिंचाई करते हैं यानी कि पानी पटा लेते हैं खेतों में उससे। उसके बाद विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं, जैसे मैथन वाला जो है ना एक बहुउद्देशीय परियोजना का भाग है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका डैम से बिजली भी उत्पादन कर रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी ये सभी लाभ होते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि ये किस तरह की फसलें। तो ये आपका रोपण फसलें हैं बच्चों। रोपण फसलें किसके कहते हैं, जो मतलब एक लॉन्ग टाइम के लिए रोपे जाते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से समझ सकते हैं ये मतलब इसमें मशीनों से खेती की जाती है, एक बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र में रोपा जाता है। तो देखिए दलहन, आपका जो चाय है बच्चों, कॉफ़ी है, रबर है, ये बड़े क्षेत्र में रोपे जाते हैं और इसमें मात्र 2 ही फसलों को लगाया जाता है, ठीक है। तो रोपण फसलों का ये चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। तो किस फसल ऋतु में की जाती है, तो धान आपका खरीफ फसल ऋतु में क्या जाता है बच्चों, आप लोग जानते होंगे। देखिए बच्चों खरीफ फसल ऋतु किसे कहते हैं, तो जिसमें देखिए ऐसे फसल जो आपका जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर से लेकर के आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में काट लिया जाता है, उससे क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल का एग्जांपल एक और आप लोग देख लीजिए, मक्का हो गया, कपास हो गया, आपका धान हो गया, ये क्या है, खरीफ फसल का एग्जांपल है। राबी फसल किसको कैसे कहते हैं बच्चों, तो ऐसी फसल को जिसे नवंबर दिसंबर में क्या किया जाता है, बोया जाता है, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है और अप्रैल से जून के बीच में काट लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं बच्चों। क्लियर है। उसके बाद देखिए जायद फसल, देखिए रबी और खरीफ के बीच में जो फसल को रोपे जाते हैं ना, जो ग्रीष्म ऋतु में एक तरह से रोपे जाते हैं ना, जैसे तरबूज हो गया, ये सब क्या है, जायद फसल का एग्जाम्पल है। तो देखिए धान आपका मैंने अभी बताया, धान किसका हो जाएगा बच्चों, खरीफ फसल का एक उदाहरण है। खरीफ फसल खरीफ ऋतु में आपका धान को लगाया जाता है, बरसाती ऋतु में क्या। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोयले में खानों में से कौन झारखंड राज्य में है। तो बोकारो आपका झारखंड राज्य में, आप लोग जानते होंगे। कौन कौन बोकारो से है पहले कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बोकारो तो आपको झारखंड में, लेकिन ये रानीगंज कहाँ है, रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है बच्चों। तलचर आपका कहाँ है बच्चों, ओडिशा में। ये भी पूछा जा सकता है कि तलचर कोयले की खान कहाँ है, तो ओडिशा में है। सिंगरेनी आपका कहाँ है बच्चों, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश, सॉरी सिंगरेनी आपका तेलंगाना में, ठीक है। एक है आपका सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश में। आप लोग भी कन्फ्यूज मत करिएगा, जिस प्रकार से हम कन्फ्यूज कर गए हैं कि सिंगरौली आपका कहाँ पे है, सिंगरौली पूछे तब मध्य प्रदेश, अगर सिंगरेनी पूछे तब क्या हो जाएगा, तेलंगाना, ठीक है। तलचर आपका उड़ीसा में, बोकारो आपका झारखंड में है, रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में है और सिंगरेनी आपका कहाँ पे है बच्चों, तेलंगाना है। ये कोयले की खान है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है। तो आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, जो सभी उद्योगों का आधार हो, जिससे सभी उद्योग चलते हैं। तो लोहा इस्पात उद्योग जो है बच्चों सभी उद्योगों का आधारभूत उद्योग है, इसे क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग कहा जाता है। लोहा से देखिए सारा मशीन बनता है, सभी उद्योग का मशीन बनता है लोहा से ही, सभी घर बनते हैं लोहा से ही, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं। सब इसी पर ही ये निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला बच्चों। देखिए ये क्वालिटी पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर जो अपशिष्ट है वो आपका ज़्यादा कचरा है, ज़्यादा जहरीला है, तो वो ज़्यादा पानी को नुकसान पहुँचाएगा। अगर कम जहरीला है, आप लोग भी सोच के देखिए, अगर कम जहरीला है बच्चों तो वो कम पानी को नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए आप लोग देख लीजिएगा, एक बार कमेंट करके बताइए, ठीक है। मेरे अनुसार 3, 5, 8, 10 भी होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी पर निर्भर करता है ना। एक जहर होता है पूरे, देखिए आप लोग देखे होंगे, जहर होता है बहुत ही तगड़ा जहर होता है, और एक जहर होता है आपका थोड़ा नॉर्मल जहर होता है, ठीक है, जो जिसमें लेट से हम लोग मरते हैं, मतलब खाने से आप लोग मजाक कर रहे हैं, जैसे लेट से आपका कुछ भी कीटाणु मरते हैं। एक जहर आपका बहुत ही टाइट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, बहुत ही ज़्यादा ये मजबूत होता है। वैसे जहर तो आप अपशिष्ट पर भी ऐसा ही निर्भर करता है कि जो कौन कितना पावरफुल अपशिष्ट है, ठीक है, कौन कितना पावरफुल कचरा है, उस प्रकार से वो अपना क्या करता है, इस जल को प्रदूषित करता है।
करता है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा बच्चों, गलत आपको नहीं बताएंगे। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सड़क परिवहन के बारे में कथन असत्य है। पहला आपका कथन है कि सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो सड़क घर घर सेवाएं तो उपलब्ध कराता है, सब गली मोहल्ले में सड़क आपका बना हुआ है ना, तो ये सही हो गया। उसके बाद देखिए, उबड़ खाबड़ भूमि में भी सड़क को बनाई जा सकती है। तो उबड़ खाबड़ भूमि में भी बनाया जा सकता है, पहाड़ी क्षेत्रों में देखिए बनाया जाता है। तो ये भी आपका सड़क के बारे में कथन सत्य है। उसके बाद देखिए, सड़क परिवहन अन्य परिवहनों को के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, यानी कि सभी को जोड़ता है। सड़क देखिए, आपका सड़क से ही हम लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, आपका पानी जहाज में चढ़ने के लिए बंदरगाह जाते हैं। तो सड़क तो क्या करता है, सड़क सभी अन्य परिवहनों के साधनों को भी जोड़ने का कार्य करता है। तो ये भी कथन आपका सत्य है। उसके बाद देखिए, अगला कथन है आपका कि रेलवे की अपेक्षा बहुत अधिक लागत है। तो आप लोग सोच के थोड़ा दिमाग से देखिए कि 1 किलोमीटर रोड बनाने में ज़्यादा पैसा खर्चा होगा कि 1 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने में ज़्यादा खर्चा होगा। तो 1 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने में ज़्यादा खर्चा होता है। एक कथन आपका गलत है। यहाँ पे कथन में बोल रहा है कि रेलवे की अपेक्षा बहुत अधिक लागत है, मतलब रोड में ज़्यादा लागत लगता है। तो रोड में ज़्यादा लागत नहीं लगता है, रेलवे में लगता है। तो ये कथन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना के आधार की जा सकती है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति आय व्यक्ति और उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, इससे ही मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना के आधार पर करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। तो आपके जो धारणीयता विकास है बच्चों, ये भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। धारणीय विकास का मतलब क्या होता है कि जो संसाधन हमारे पास हैं, कोयला है आपका, एलपीजी है, ठीक है, इसका जो हमें यूज़ करना है बच्चों, वो हमें आने वाली पीढ़ी के ध्यान में रखते हुए करना है। ऐसा हमें ख़त्म नहीं कर देना कि आने वाली पीढ़ी भूखे मर जाए, उसे ऊर्जा के बिना मर जाए। ठीक है, तो धारणीय विकास से भावी पीढ़ी के कल्याण के बारे में ये परिभाषित करता है। उसके बाद देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है। तो ये आपका संगठित क्षेत्र की गतिविधि में, आपका जो गतिविधि में क्या है बच्चों, ये संलग्न है। ठीक है, संगठित कैसे कहेंगे, देखिए इसका जॉब जाने की खतरा नहीं है। सरकारी, यहाँ पे देखिए सरकारी अस्पताल का बात किया जा रहा है। तो देखिए संगठित क्षेत्र में क्या होता है, जल्दी से जॉब जाने की खतरा नहीं रहता है, उसी को क्या कहते हैं, संगठित क्षेत्र कहते हैं। तो सरकारी नौकरी आदमी कहे खोजी नुनू बोल पढ़े। देखिए आपका भी माता पिता बोलता होगा कि अरे बेटा पढ़, तो कहे बोले करो। कारण ये है कि सरकारीवा नौकरियाँ लभी तो ओकर में जिंदगी भर के लिए थोड़ा ओकर में हटावे के बहुत ही कम संभावना रही है। ठीक हो, इस वजह से पढ़ी लिखी हो। तो ये क्या है बच्चों, खोटा बोल दिए ना। चलिए, तो ये क्या कारण है बच्चों, ये आपका संगठित क्षेत्र है, इस वजह से सरकारी में ज़्यादा लोग कहते हैं। और ये सरकारी अस्पताल के नर्स इस वजह से संगठित क्षेत्र में संलग्न होगी। उसके बाद देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से कौन सी गतिविधियां शामिल हैं। तो सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा बच्चों, परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात, कृषि, डेयरी, मछली पालन, वानिकी, ये आपका किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद आता है चीनी, गुड़, ईंट बनाना, ये आपका आता है बच्चों, ये आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। और ये आपका परिवहन, संचार और बैंकिंग आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर है बच्चों। देखिए प्राथमिक क्षेत्र किसके कहते हैं, जो आपका जमीन से जुड़ा हुआ कार्य हो। ठीक है, जैसे आपका हो गया कृषि, जमीन से जुड़ा हुआ कार्य है, एक तरह से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्य हो, कृषि में जैसे मान के एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग गन्ना का उत्पादन किए। गन्ना का उत्पादन करना क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। गन्ना का उत्पादन करके इसे हम लोग चीनी बनाने के लिए क्या किए, मिल में भेज दिए। तो ये क्या हो गया, मिल में जो चीनी का उत्पादन होगा ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। अब चीनी को क्या करेंगे, मिल से बाजार में ले आएंगे बेचने के लिए। तो बाजार में जो चीनी बेचा जा रहा है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है। तो वस्तु विनिमय में क्या होता है, वस्तु, अगर कोई भी वस्तु में आपसे मान के चलिए किताब ले रहे हैं, तो किताब के बदले ही तो आपको कोई दूसरा पैसा नहीं देंगे, दूसरा वस्तु देंगे, उसी को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो देखिए, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा ही क्या है, मतलब एक गाय खरीदा जा रहा है, उसके बदले 5 बकरी दे रहा है, इसी को क्या कर रहा है, मतलब वस्तु ले रहा है, उसके बदले वस्तु दे रहा है, इसी को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक बैंक का क्या कार्य है। तो व्यापारिक बैंक का क्या कार्य है, साख निर्माण, यानी कि साख का निर्माण करता है, ये ऋण देता है, कर्जा देता है, जमा करते हैं वो भी स्वीकार करता है,
ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी कार्य व्यापारिक बैंक का है। उसके बाद देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां डैश देशों में उत्पादन का पर नियंत्रण करता है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है बच्चों, वो कितने देशों में उत्पादन करता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बहु का मतलब क्या होता है, देखिए बहु का मतलब क्या होता है, ढेर मन, ठीक है, कि बहु का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, मतलब एक से अधिक। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, देश। तो क्या हो जाए, एक से अधिक देश में उत्पादन करने वाली कंपनी को क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। तो एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। तो पहला क्वेश्चन था आपका, जो हेनरी फोर्ड ने आपका जो कह सकते हैं क्वेश्चन क्या था हेनरी फोर्ड को रिलेटेड लेकर के, कि जो असेंबली की शुरुआत किया था हेनरी फोर्ड ने, तो वो हेनरी फोर्ड ने कहाँ पे किया था, अमेरिका में ही किया था ना। तो हेनरी फोर्ड मोटर जो है आपका बच्चों कार बनाने की एक कंपनी है, अमेरिका का है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता पर प्रमाण चिन्ह है। तो ये आभूषणों की, यानी कि जो ज्वेलरी होता है उसकी गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है बच्चों, ये आपका 19, देखिए 24 दिसंबर को किस लिए मनाया जाता है, पहले वो समझिए। 24 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 दिसंबर 1949 को, कब, 24 दिसंबर 1949 को क्या किया था, राष्ट्रपति के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण को अधिनियम को मंजूरी दी गई थी। इस वजह से 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है बच्चों। तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक, ठीक है। वहाँ से आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और उसके PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बात इंग्लिश का, मैथ का, हिंदी का और आपका साइंस का सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से उसे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम से पहले आपको बहुत सारे VVIP क्वेश्चन करवाया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।